Hello friends, this is our new video on Saptarishi Club. Myself Dr. Madhuri Garg. I'm a tarot card reader, numerologist, astrologer, Vastu expert and Grandmaster Usui Reiki and Master Holy Fire Reiki. और सबसे खास बात, अब मैं आपको टैरो ट्यूटोरियल सीरीज फ्री में सिखाने वाली। वीडियोस छोटे छोटे रहेंगे पर इजी टू अंडरस्टैंड रहेंगे। आपको नोट्स बनाने हैं और कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं खुद उसका रिप्लाई करूंगी। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर टैरो ट्यूटोरियल सीरीज। लेट्स स्टार्ट लर्निंग टैरो। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक कमिटमेंट चाहती हूँ। कमिटमेंट जो आप करेंगे यूनिवर्स से और अपने आप से। और कमिटमेंट कौन से वाला करना है? सलमान खान वाला। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर किसी की भी नहीं सुनता। इन क्लासेस का किस तरह से अच्छे से एडवांटेज ले सकते हैं, आप नोट्स बना के एडवांटेज ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है ना, वो दो तरह से डिवाइडेड होता है। और जब हम किसी भी चीज को नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है। आपको याद होगा बचपन में हमारे मम्मी पापा कहा करते थे, लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर याद करो, जिससे एग्जाम डेज में जल्दी से याद आ जाएगा। वो इसीलिए कहा करते थे क्योंकि जब हम लिखते हैं तो वो चीज हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली छप जाती है। तो इस चीज का नोट्स बनाइए जिससे आपको आगे जाके ये चीज काम आए। प्लस इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपनी सारी वरीज, सारी टेंशन, सारी चिंताएं सब छोड़ दीजिए, सब भूल जाइए और एक छोटा सा बच्चा बन जाइए। आपको जो भी कुछ टैरो के बारे में अभी तक आता है, या आपने कोई YouTube वीडियो देखी है या कुछ देखा है या पढ़ा है, उस सब को भूल जाइए। तभी आप इन क्लासेस का एक्चुअल एडवांटेज उठा पाएंगे। क्योंकि यू कैन ऑलवेज फिल एन एम्प्टी ग्लास। एक फिल्ड ग्लास को आप कभी भी नहीं भर सकते, एक एम्प्टी ग्लास में ही आप नॉलेज डाल सकते हैं। आप कैसे नोट्स बनाएंगे उसकी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देती हूँ। आप अपने नोटबुक में एक सेक्शन डिवाइड कर लीजिए जिसमें आपके डाउट्स आप नोट कर सकें। बीच में आप अपने डाउट्स सेक्शंस में लिख सकते हैं जिससे आपको डाउट्स सॉल्विंग में हेल्प मिलेगी। मैं उनके खुद आंसर्स करूंगी, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को जो कि है टैरो से रिलेटेड। किसी भी चीज में एंटर करने से पहले या किसी फील्ड में एंटर करने से पहले हमें उस फील्ड के बेसिक बातों के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअली वो फील्ड आया कहाँ से है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा कई बार, ज्योतिष। ज्योतिष वर्ड आपका कई बार यूज हुआ है। ज्योतिष वर्ड है क्या बेसिकली? आपने सुना होगा जो पंडित जी आते हैं, जो हमारे यहाँ कर्म कांड करने आते हैं या मंत्र जाप करते हैं या पूजा पाठ कराते हैं, उनको हम ज्योतिषी बोलते हैं। तो बेसिकली ये वर्ड आया कहाँ से है? ये वर्ड जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वर्ड दो शब्दों को मिला के बना है। कौन से हैं वो दो शब्द? ज्योति प्लस ईश। ज्योति किसकी? लाइट, लाइट ऑफ। ईश मतलब गॉड। ज्योति किसकी है? ये भगवान की, ईश्वर की। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं टैरो, ये कनेक्टेड है भगवान से, किसी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी भगवान या कोई भी ईश्वर या कोई भी परम शक्ति किसी भी रिलीजन की अपनी नहीं है। ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है, ये सभी लोग कर सकते हैं, सब धर्म के लोग कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो। तो ज्योति और ये जो ईश्वर की ज्योति है, ये आपको क्या बताती है? स्पिरिचुअलिटी आपको क्या बताती है? इस सब्जेक्ट से आपको क्या पता चलता है? आत्मा और परमात्मा में क्या कनेक्शन है, किस तरह से आप अपना जो आत्मा है, जो जो आप बॉर्न हुए हैं, एक सोल के साथ जो आप बॉर्न हुए हैं, वो परम पिता परमात्मा जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे यूनिवर्सल पावर है, उसके साथ आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। और सबसे पहले आपको ये जो सब्जेक्ट है वो यही सिखाता है कि किस तरह से आप अपने आप को इस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर सकें। जब आप इस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपको लगता है कि जब आपकी कनेक्टिविटी होने लगती है तो आपको लगता है कि अब आप लोगों के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अब आप लोगों के बारे में बता सकते हैं कि उनकी
ये उनके फ्यूचर में क्या होगा, या जो भी कुछ हो रहा है वो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या पास्ट में ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको हम, जो हम बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिडिक्शन। अगर आप ये सोचते हैं कि इस शास्त्र को पढ़ने के बाद आप प्रिडिक्शन करना शुरू कर सकते हैं, तो आप सही सोचते हैं। पर क्या आपकी प्रिडिक्शन जो है वो बिल्कुल सही होगी, स्फटिक होगी? कितनी बार हम लोगों ने देखा है, हम टैरो कार्ड्स रीडर के पास जाते हैं, उससे रीडिंग कराते हैं, और जब वो बताते हैं तो हमें लगता है नहीं, ये तो हमारे साथ हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने वो डिवाइन कनेक्शन अपना किया ही नहीं कभी, उन्होंने सीधा उसको प्रिडिक्शन पे कर दिया। और प्रिडिक्शन कभी काम नहीं करेगी अगर ये डिवाइन कनेक्शन नहीं होगा। ये इसीलिए आपका डिवाइन कनेक्शन जो है वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, और सेकंड नंबर पे आता है प्रिडिक्शन। अगर ये प्रिडिक्शन और डिवाइन कनेक्शन का इकट्ठे कनेक्शन नहीं होता तो इसमें कभी भी आपको जोड़ा नहीं जा। इस डिवाइन कनेक्शन को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं? कभी सोचा है इस बारे में कि हम डिवाइन कनेक्शन बार बार मैं बोले जा रही हूँ, पर इसको हम करें कैसे? बहुत तरीके हैं इसके। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप चक्रा पे काम कर सकते हैं। आपके जो शरीर है उसमें बहुत सारे चक्रास हैं, पर मेन जो है 7 चक्र हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। आप अपने ऑरास को, अपनी आत्मा को क्लियर रख सकते हैं। किस तरह से क्लियर रख सकते हैं? झूठ मत बोलिए, कम से कम झूठ बोलिए। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें आपको झूठ बोलना है, कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए कि आप कम से कम झूठ बोलें। धार्मिक काम कीजिए, किसी की अगर हेल्प कर सकते हैं, किसी की अगर मदद कर सकते हैं तो वो कीजिए, उससे आप अपनी कार्मिक क्लियरेंस भी करते हैं। इसके साथ साथ आपको लगता है कि अगर आप किसी की चुगली कर रहे हैं तो चुगलियां मत कीजिए, चुगली मत सुनिए। ये चीजें जो नेगेटिविटी चीजें हैं, जो आपको सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये नेगेटिव है, या आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट लाते हैं, उनसे आप अपने आप को दूर रख सकते हैं। ओकल्ट के किसी भी सब्जेक्ट में घुसने से पहले आपका ये डिवाइन कनेक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डिवाइन कनेक्शन नहीं होगा तो आप प्रिडिक्शंस नहीं कर पाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट में लर्निंग डिवाइन कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्योंकि हम डिवाइन कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको एक थ्योरी के बारे में बताती हूँ। ये थ्योरी कोई ऐसी वैसी थ्योरी नहीं है, इसका जिक्र इसके बारे में गीता में प्रॉपरली बताया गया है। कौन सी है ये थ्योरी, क्या बताती है ये थ्योरी, किस तरह से इस थ्योरी को हमारे ऊपर लागू किया गया है? जो मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है, उस मनुष्य पे या उस जीव पर, जो भी जीव इस पृथ्वी पर जन्म ले रहा है, उस पे ये थ्योरी लागू होती है। इस थ्योरी को बोलते हैं कर्मा थ्योरी। ये वो फर्स्ट लॉ है जो हर उस जीव पर लगता है जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, चाहे वो कोई भी है, जानवर है, पशु पक्षी है, कीट पतंग, कोई भी मनुष्य या किसी भी तरह का जीव जंतु है, उस पे ये थ्योरी लगती है। इस थ्योरी के बारे में गीता में भी बताया गया है। गीता में भी इस थ्योरी को विशेषता से बताया गया है। गीता में इसका बहुत बड़ा विचरण है। अब इसके बारे में हम बताते हैं कि ये कर्मा थ्योरी बेसिकली है क्या। कर्मा थ्योरी जो है वो आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है आपका संचित कर्म, संचित कर्म। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। तीसरा है क्रियामान। अब ये संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म बेसिकली है क्या, चलिए जानते हैं इनके बारे में। आप ये सोचिए कि आपकी एक बकेट है। आपका जीवन जो है, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप चीजें करते हैं, आपका जो जीवन है वो एक बकेट है जिसमें आप जो भी काम करते हैं। आपको याद होगा, हमारे पेरेंट्स बचपन से हमें सिखाते हैं, देखो तुम चाहे कोई भी अच्छा काम कर रहे हो या बुरा काम कर रहे हो, हर चीज नोट हो रही है ऊपर। तो ये चीज जो है ये हमारा क्या है, संचित कर्म है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारा संचित कर्म है जो इकट्ठा हो रहा है इस बकेट के अंदर। अब क्या आप एक बात सोच सकते हैं कि यार ये हमारे कर्म कब खत्म होंगे? जिस दिन ये बाल्टी खाली हो जाएगी। और अगर आप मनुष्य या आप किसी भी योनि में जन्म ले रहे हैं तो इसका मतलब ये आपकी बकेट जो है वो खाली नहीं हुई है, ये बकेट अभी भी फिल्ड है। अब इसमें से सपोज मैं
माधुरी गर्ग ये डिसाइड करती हूँ, माधुरी तो मेरा नाम अब है, पर जब मैंने जन्म लिया, मैं एज एन आत्मा ये डिसाइड करती हूँ कि इस संचित कर्म में से जो अब मैं मनुष्य जन्म लेने वाली हूँ, उसमें से ये वाला पोर्शन जो है मैं अपने इस जन्म में भोगूंगी। तो इसको आप डेस्टिनी भी बोल सकते हो, जिसको आपने सुना होगा, आप डेस्टिनी अपनी कभी चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। आपने हमेशा सुना होगा कि आप अपनी डेस्टिनी कभी चेंज नहीं कर सकते। क्यों चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि वो आप अपने आप से डिसाइड करके लाए हैं। जब आपने इस पृथ्वी पे जन्म लिया था, तब आप ही ने डिसाइड किया था कि मैं जो है, जब मैं इस पृथ्वी पे जन्म ले रही हूँ, मैं जो आत्मा इस पृथ्वी पे जो जन्म लेने वाली है, उसने ये डिसाइड किया कि इस जन्म में मैं इतना जो है अपने संचित कर्म से भोगूंगी। क्रियामान कर्म क्या है? क्रियामान कर्म है आपका करंट फ्री विल, जो अभी आप कर रहे हो, चाहे आप अच्छा कर्म कर रहे हो, चाहे आप बुरा कर्म कर रहे हो। प्रेजेंट लाइफ कर्मा, ये क्रियामान कर्मा में आते हैं, जो आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो। जो मैंने अब जो शरीर धारण किया है, माधुरी गर्ग के नाम से जो शरीर धारण किया है, उसमें जो मैं कर्म कर रही हूँ, चाहे वो अच्छा कर रही हूँ, चाहे वो बुरा कर रही हूँ, ये सब कर्मा मेरे क्रियामान कर्मा में आते हैं। आपने गीता में सुना होगा, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी काम कीजिए, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। पर क्या आप फल भोगने के लिए स्वतंत्र हैं? नहीं, फल भोगने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। फल आपको आपके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। आपने सुना होगा, एक विश सर्कल होता है। आपने बुरा कर्म किया है तो वो लौट के कहीं ना कहीं आपके पास है। वो क्या है? वो ये सब यही ही कर्मा थ्योरी है। एज पर एस्ट्रोलॉजी, जो हमारी होरा शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे होरा शास्त्र के अंदर आता है। और एज पर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर्स क्या कहते हैं कि प्रारब्ध कर्मा जो है वो आपका 60% है। तो ये 60% तो आपके हाथ में है ही नहीं अपनी लाइफ का। ये 60% आप कभी नहीं बदल सकते, और ये लाइफ में आपकी कुछ नहीं छेड़खानी कर सकते। ये तो आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। इसके बाद बचा आपका 40%, जो कि आपका क्रियामान कर्मा में आता है। यस, इसमें आप चेंजेस कर सकते, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अच्छे कर्म करने हैं या खराब कर्म करने हैं। इतना आई होप आप लोगों को कर्मा थ्योरी के बारे में समझ में आ गया होगा। कर्मा थ्योरी से ही डिसाइड होता है कि आप आगे का जन्म किस तरह से और किस परिवार में लेंगे। आपने कई बार सुना होगा, और कई लोग कहते भी हैं कि एक ही वक्त पे दो बच्चों ने जन्म लिया, और एक पैदा हुआ है विद गोल्डन स्पून या डायमंड स्पून, और एक सड़क पे पैदा हुआ है। तो ये क्या है? ये उनके कर्मा है, जिसकी वजह से उन्हें ये पृथ्वी पर इस तरह का जन्म मिला। आप ये याद रखिएगा कि कर्मा थ्योरी से कोई भी नहीं बच पाया, नॉट इवन भगवान। हर ईश्वर को, हर हमारे भगवान को, जो उन्होंने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, या जो जन्म उन्होंने पृथ्वी पे धारण किया किसी भी रीजन से, उसमें जो भी उन्होंने कर्म किए, उसका उन्होंने फल जो है अगले जन्म में भोगा है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि अगर आपने सुना होगा कि भगवान राम ने बाली को छुप के तीर मारा था, तो बाली ने ये बोला था कि प्रभु, आपको अगर मुझसे लड़ाई करनी थी, मुझसे युद्ध करना था, तो मेरे आमने सामने आपने युद्ध करा होता, मुझे छुप के बाण क्यों मारा? उसका फल भगवान ने उसको कृष्ण जन्म में दिया। जब भगवान ये पृथ्वी छोड़ के जा रहे थे कृष्ण जन्म में, तो एक हंटर, बहेलिये ने उनको छुप के, पेड़ों के बीच में से छुप के तीर मारा, तभी भगवान इस पृथ्वी को छोड़ के गए हैं। तो वो बाली ही था जो उस जन्म में फिर बहेलिया बना, हंटर बना। तो इससे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कर्मा थ्योरी जो है, कर्म जो है, जो विश सर्कल है, आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो उसका फल भी मिलेगा, और अगर आप बुरा कर रहे हैं तो उसका भी मिलेगा फल। इसी के साथ अब हम बताते हैं कि क्या हम, अब लोग पूछते हैं कि मैम क्या हम प्रारब्ध पढ़ सकते हैं? जो हम ये अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, क्या हम इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि हमने अपने पास्ट में क्या किया था? यस, आप पढ़ सकते हैं। आप बता सकते हो कि इसका पास्ट कैसा था, मतलब ये पूर्व जन्म में कैसा था। अगर आपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को या एस्ट्रोलॉजी में दिखाया हो, न्यूमरोलॉजी अगर आपको पूरी तरह आती हो, तो आप बता सकते हो, या टैरो के थ्रू भी आप बता सकते हो कि आप पूर्व जन्म में क्या थे या क्या आप लेकर आए हो। पर क्या आप उस चीज से लड़ सकते हो? क्या आप फाइट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आपके हाथ में है ही नहीं। आप चेंज ही नहीं कर सकते। आप क्या चेंज कर सकते हो
क्रिया मानकर। अब हम ये जानते हैं कि लोग कहते हैं कि हम टैरो ही क्यों सीखें। सबसे पहली बात, ओकल्ट का जो सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, अगर आपने कोई और सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा है तो ओकल्ट का जो सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है वो है टैरो। टैरो से आप यूनिवर्स से सबसे जल्दी और सबसे आसानी से जुड़ सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई सिचुएशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, तो आप टैरो से उसमें सहायता ले सकते हो। एंड यकीन मानिए, ये यूनिवर्सल एनर्जी आपकी सहायता करेगी। पर जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि डिवाइन कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि आप अपनी प्रिडिक्शंस चालू करें, क्योंकि प्रिडिक्शन तभी सही होगी जब आपका डिवाइन कनेक्शन स्ट्रांग होगा, सही होगा, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि टैरो बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। ये जो स्टडी है जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली आया कहाँ से। तो मैं आपको बता देती हूँ कि टैरो बेसिकली ओरिजिनेट इंडिया से ही हुआ है। एक ट्राइब था जिसको बोलते थे रोमा ट्राइब, जिस ट्राइब को बाद में नाम दिया गया जिप्सी। जिप्सी ट्राइब भी नाम, जिप्सी के नाम से भी उनको बोला जाता था। ये नाम इनको कभी भी पसंद नहीं था, जिप्सी ट्राइब के नाम से। रोमा ट्राइब बेसिकली कहाँ थी, ये पंजाब का जो हिस्सा है, आज की डेट में पंजाब का जो जगह है वहां पर ये पाए जाते थे। और ये लोग जो रोमा ट्राइब्स हैं, जिप्सी, जिन्हें ट्राइबल बोलते थे, ट्राइबल वर बेसिकली नोमैड पीपल जो इधर उधर ट्रैवल करते रहते थे। तो ये ट्रैवल करके 8th से 10th सेंचुरी के बीच में उठ के यूरोप चले गए। जब ये यूरोप चले गए तो वहां के लोगों ने सोचा कि ये लोग इजिप्शियंस हैं। और ये जो सब्जेक्ट है, तो अगर आप ये सोचेंगे, अगर आप ये देखेंगे, तो ये सब्जेक्ट जो है ये अभी का सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट बहुत पुराना सब्जेक्ट है। 8th to 9th सेंचुरी में ये सब्जेक्ट जो है ये एक्चुअली चालू हो गया था। अब शुरू शुरू में लोगों को एक्चुअली इनके बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने इनकी रीडिंग्स करनी, नॉर्मली कार्ड्स की रीडिंग ऐसे ही निकालनी शुरू करी। जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो एक सोसाइटी बनी जिसका नाम था गोल्डन डॉन सोसाइटी। गोल्डन डॉन सोसाइटी ये फॉर्म हुई 18th सेंचुरी में, बट इस पे बहुत अच्छे से जो वर्किंग हुई वो ही 19th सेंचुरी में। अब जो ये गोल्डन डॉन सोसाइटी थी, ये बेसिकली थी क्या, इसमें बड़े बड़े लोग जो कि इन सब्जेक्ट्स को जानते थे, इन सब्जेक्टों के विशेषज्ञ थे, जैसे कि राइडर वेट, एलिस्टर क्लोरिन। राइडर वेट का अब हम डेक भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये डेक, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर, सबसे पॉपुलर डेक है राइडर वेट का डेक। राइडर वेट जो थे गोल्डन डॉन सोसाइटी के एक मेंबर थे, जिन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बहुत डीप स्टडीज करी, इनके बारे में जाना, इनको यूनिवर्स से किस तरह से कनेक्ट किया जाता है वो जाना। राइडर वेट जो है डेक है ये 1907 में आया था, और बहुत ही रिसर्च के बाद ये डेक बनाया गया है। इसके कलर्स, इसकी इमेजेस, नंबर्स, एवरीथिंग इज को रिलेटेड टू ईच अदर, और उनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है जो आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊं। ये बहुत ही पॉपुलर डेक है, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट ऑथेंटिक और सबसे बड़ा डेक है ये। इसके बाद ऑलमोस्ट 3000 से भी ज्यादा डेक आए हैं जो इसी की कॉपीज हैं। बेसिकली कुछ नया नहीं है उनमें, इसी के बारे में है। आई होप आज आपको इतना जो है टैरो के बारे में पता चला, बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपको, और आगे की क्लास में भी आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आगे मैं टैरो के बारे में आपको क्या बताऊंगी। तो इसी के साथ हम मिलेंगे। आई होप आपको मेरी ये क्लास, मेरी ये जर्नी, मेरा ये समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, और आप आगे भी जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, एक्साइटेड होंगे कि बेसिकली टैरो है क्या। आगे इसके बारे में जानने के लिए अगले हफ्ते हम मिलते हैं अपनी क्लास 2 में, जिसमें हम आगे बढ़ेंगे इस टैरो की जर्नी में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।